नमस्कार, मैं सुमित शर्मा एक बार फिर आप लोगों का गुरु भारत चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जो सीखने वाले हैं उसे कहते हैं अपन लोग फर्स्ट स्टेप इन केमिस्ट्री। एक्चुअल में केमिस्ट्री तो आप पहले भी पढ़ते आए हो, लेकिन अगर देखा जाए तो जो 10th क्लास में आपने पढ़ी थी उसे केमिस्ट्री कम साइंस ज़्यादा कहते थे। आज हम लोग 11th क्लास में आ रहे हैं और सही मायने के अंदर हम लोग केमिस्ट्री के अंदर जंप करने जा रहे हैं। तो आज मैं आपसे कुछ ऐसे बेसिक्स को डिस्कस करूंगा जो कि रिक्वायर्ड है आपके केमिस्ट्री में। अब जैसे कि मैं हमेशा बोलता आता हूँ, शायद आप लोग इस चैनल पे अगर नए हो तो मैं आपको बताता हूँ, इस चैनल के सब्सक्राइबर से ही चलता है। एक्चुअल में हम उन्हें सब्सक्राइबर नहीं, इस चैनल का ओनर कहते हैं, क्योंकि वही डिसाइड करते हैं कि इस चैनल में आने वाला वीडियो क्या होगा। और जहाँ तक रही आज इस वीडियो की, तो इस वीडियो की डिमांड आई है एक बच्ची से जिसका नाम है टिया जोशी, जो कि इंदौर से है, जिसे काफ़ी चिंता थी इस बात को लेकर कि उसकी 11th क्लास की पढ़ाई मिस हो रही है। तो उस बच्ची के लिए, आप जैसे बहुत सारे बच्चों के लिए आज मैं आ गया हूँ ये वीडियो लेकर, जिसका नाम है फर्स्ट स्टेप इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक बातों पर वर्क करेंगे और मैं आप लोगों को ले चलूँगा सबसे पहले चैप्टर पे, जिसका नाम मोल कंसेप्ट नहीं, मैं आपको पहले रेडॉक्स पे ले चलूँगा और मैं कुछ बेसिक बातें बताऊंगा। थोड़ा बहुत आप इक्वेशंस में हाथ पैर चलाओगे तो थोड़े और ज़्यादा कस्टमाइज हो जाओगे केमिस्ट्री के अंदर, और उन्हीं इक्वेशंस को यूज़ करते हुए मैं आपको मोल कंसेप्ट की कहानी पे ले चलूँगा। तो बच्चों, मैं पढ़ाऊँगा आपको कुछ अपने तरीके से, जिससे आपकी केमिस्ट्री बहुत ईजी हो जाए और बाद में जाके ये जो केमिस्ट्री है ये आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाए। तो ले चलते हैं अपने सुपर 30 वाले तरीके से और आपको पढ़ाते हैं केमिस्ट्री का पहला स्टेप। तो पहली बात बच्चों, मैं सबसे पहले बात करता हूं कि केमिस्ट्री में हम किस चीज़ को पढ़ते हैं। बहुत जनरल और बेसिक बातों से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री में हम किन चीज़ों को पढ़ते हैं। अगर केमिस्ट्री में मैं आप लोगों से पूछूं, जैसे मैं क्लास में पूछता हूं तो बच्चे बोलते हैं सर हम लोग एटम्स के बारे में पढ़ते हैं, कोई बोलता है हम पीरियोडिक टेबल को पढ़ते हैं, कोई कहता है हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ते हैं, कोई कहता है एसिड को पढ़ते हैं, कोई कहता है बेस को पढ़ते हैं, कोई कहता है हम लोग मॉलिक्यूल्स को पढ़ते हैं, कोई कहता है हम केमिकल रिएक्शंस को पढ़ते हैं। मैं इन सारी चीज़ों को एक वर्ड में मिला सकता हूं कि केमिस्ट्री में हम जिसको पढ़ते हैं उसका नाम क्या होता है बच्चों, मैटर। राइट। तो केमिस्ट्री इज बेसिकली द स्टडी ऑफ मैटर। और आपने एक और बात देखी होगी कि एक फॉर्म ऑफ मैटर दूसरे फॉर्म ऑफ मैटर के अंदर चेंज हो जाता है विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी। तो आप केमिस्ट्री में दो चीजें पढ़ते हो, मैटर एंड एनर्जी। राइट। बस छोटी छोटी जनरल बातें पहले मैं लेकर चल रहा हूँ, फिर आगे बढ़ाता हूँ। देखो, मैटर को सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 स्टेट्स में डिवाइड करते हैं। ये तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से सीख लिया होगा अपनी छोटी क्लासेस में। इवन आप लोगों ने ये भी सीखा होगा कि मैटर को हम एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के अंदर भी डिवाइड करते हैं। एक क्लासिफिकेशन होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें आपने सॉलिड, लिक्विड और गैस में किया था। मतलब मैटर को मैं फिजिकली अगर क्लासीफाई करूं और केमिकली क्लासीफाई करो तो अलग अलग वैरायटी आती हैं। फिजिकल में आपके जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये कुछ भी अभी आपको लिखना नहीं है, बस जनरल बातें हो रही हैं। फिर हम अपने रेडॉक्स चैप्टर पे आएंगे, कुछ बातों को लेते हुए चल के, बस आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। और दूसरा होता है केमिकल, जिसके अंदर आप एलिमेंट, कंपाउंड्स और मिक्सचर, इन चीज़ों के बारे में डील करते हो। राइट। आप लोगों ने कुछ ऐसा ही सीखा था। अब बच्चों, मुझे ये बताओ, व्हाट इज दिस फिजिकल क्लासिफिकेशन, व्हाट इज केमिकल क्लासिफिकेशन, क्या होता है बताओ मुझे। हाँ, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन कौन से होते हैं, जो रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। बच्चे, ये सब कुछ हमने पहले पढ़ा था। बचपन में आप पढ़ते थे, एक फिजिकल चेंज होता था, एक केमिकल चेंज होता था, एक रिवर्सिबल, एक इरिवर्सिबल। मैंने बताया आज हमारा पहला स्टेप है केमिस्ट्री के अंदर। तो ये जो बातें हैं इसे मैं खारिज करता हूँ, ये जो बातें हैं इसे मैं गलत करता हूँ। जैसे आपकी बात को झुटलाने के लिए एक प्रूफ भी देता हूँ। मान लो एक ये लकड़ी का कोई टुकड़ा रहा मेरे पास और इसको मैं ऐसे बीच में काट दूं, बहुत सारे पार्ट्स के अंदर काट दूं, क्या एग्जैक्टली मैं वैसा लकड़ी का टुकड़ा वापस बना सकता हूं? नहीं बना सकता ना। ऐसे रख दूंगा तो वो वापस वो लकड़ी का टुकड़ा थोड़ी ना बन जाएगा। तो रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल नहीं है। पर एज अ लकड़ी हर एक टुकड़े की जो कंपोजिशन होगी वो सब जगह क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इसे बोलते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। तभी मैंने सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात की थी कि अगर मैं H2O की बात करूं तो H2O सॉलिड फॉर्म के अंदर जिसे आप आइस कहते हो, लिक्विड फॉर्म के अंदर जिसे आप वाटर कहते हो, और गैसियस फॉर्म के अंदर जिसे आप वेपर कहते हो। इन तीनों ही फॉर्म में H2O का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो चेंज नहीं होता। तो जब आपकी केमिकल कंपोजिशन चेंज ना हो तो उस तरह की क्लासिफिकेशन को कहा जाता है क्या,
फिजिकल क्लासिफिकेशन, एंड व्हेन योर केमिकल कंपोजिशन चेंजेस, तो इस तरह के क्लासिफिकेशन को क्या कहा जाता है, केमिकल क्लासिफिकेशन। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इस तरह से ऐसे लिखते हो, मान लो ये आपकी हाइड्रोजन गैस है और ये आपकी ऑक्सीजन गैस है, दोनों को मिला के एक कंपाउंड बना जिसे आप लिखते हो H2O, जहां एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। एक बात डेफिनेट है, अगर आपको प्यास लगी है तो आप एक पाइप से हाइड्रोजन और एक पाइप से ऑक्सीजन लगा के अपनी प्यास बुझा नहीं सकते हो। आपको पानी चाहिए, मतलब पानी चाहिए। यानी कि दोस्तों इसकी और इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो बिल्कुल अलग अलग है। मैंने यहाँ पे एक और वर्ड यूज किया, यहाँ पे मैंने इसको गैस ना बोल के वेपर बोला। आप लोगों ने कई बार सुना होगा, ऑक्सीजन को गैस बोला जाता है, नाइट्रोजन को गैस बोला जाता है, पानी को वेपर बोला जाता है, एथेनॉल के वेपर बोले जाते हैं। तो ऐसा क्यों? नेफ्थलीन के भी वेपर बोलते हैं हम लोग। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेपर एंड गैस? सोचो। चलो मैं बताता हूँ दोस्तों। आप लोगों का जो वेपर होता है वो और कुछ नहीं, वो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पर गैसियस स्टेट में ना होकर किसी और स्टेट में होते हैं। और जो कंपाउंड रूम टेम्परेचर पर ही गैसियस स्टेट में होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? गैसेस बोलते हैं। बस जनरल छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बात है। तो बच्चों अगर मैं बात करूं गैसेस की और वेपर की, बस जनरल बातें कर रहे हैं, और मैंने यहाँ पे एलिमेंट बोला और कंपाउंड बोला। तो बेसिकली ये जो एलिमेंट्स हैं ये एक तरीके से अल्फ़ाबेट्स हैं जिसे मिलकर कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स बनते हैं, जिसे आप क्या कहते हो? कंपाउंड बोलते हो। कंपाउंड की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसे बोला जाता है मॉलिक्यूल, और एलिमेंट्स के अंदर जो रहता है उसे क्या बोलते हो आप? एटम्स। एक एटम की अगर मैं बात करूं तो एक एटम के अंदर क्या क्या होता है? प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस के बाहर होती है। तो बच्चों ये मैंने छोटी सी बात बताई आपको। अब एक और बात बहुत ज़रूरी होती है जिस तक मुझे आपको लेके जाना था, जिसे आप बोलते हो पीरियोडिक टेबल। बचपन में आप 20 तक या 30 तक के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें याद कर लेते हो, लेकिन सही मायने में बोलूँ तो हमारी ये जो 11th क्लास है इसमें इस तरह से एटॉमिक नंबर के साथ याद रखने की कोई महत्वता नहीं है। हम लोगों को यहाँ पे ट्रेंड्स याद करने के लिए जरूरी यह है कि पूरी पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए, और पीरियोडिक टेबल में यह पता होना चाहिए कि किस एलिमेंट के बाद क्या होता है। मैं आपको बिल्कुल वैसे ही याद कराऊंगा जैसा आपका आने वाले फ्यूचर के अंदर इस्तेमाल होने वाला है। तो चलो बच्चों, रेडॉक्स चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको पीरियोडिक टेबल बताता हूँ। पीरियोडिक टेबल के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि किस एलिमेंट की क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो सकती है, उसका क्या एटॉमिक नंबर हो सकता है, और जनरल छोटी छोटी बातें जो हमारे थ्रू आउट केमिस्ट्री के अंदर काम में आने वाली हैं। तो इस पार्ट को आप मत लिखिए, मैं बोर्ड को साफ कर देता हूं और इसके बाद मैं पीरियोडिक टेबल आपको बनाना सिखाता हूं। ठीक है बच्चों, तो इसे मैं हटा रहा हूं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर पीरियोडिक टेबल का लेआउट बना दिया। भले ही आप लोग अभी पीरियोडिक टेबल चैप्टर पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पीरियोडिक टेबल बनाना आना ही चाहिए, चाहे हम केमिस्ट्री के किसी भी चैप्टर में जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारी यूटिलिटी होंगी जिसके आगे आपको प्रोसीड करने में वरना दिक्कत ही होती है। तो बच्चों सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करता हूँ ग्रुप 1 से। याद करने की टेक्निक मैं आपको बताता हूँ, प्रैक्टिस आपने करनी होगी। तो देखो यहाँ मैं क्या करता हूँ, हे ली ना की रबड़ी सस्ती फ्रेश, एस ब्लॉक एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप की हम लोगों ने बात की। मैं वापस बोलता हूँ, हे ली ना की रबड़ी सस्ती फ्रेश। आपको यही करना है, अभी नोटबुक रखनी है अपने साथ में और पीरियोडिक टेबल को एज इट इज़ ऐसे लिखना है। निमोनिक्स को चाहे तो अपने मन में दोहराओ, वरना फिर साइड में लिख के रखो। अगर आप मेरी क्लास में होते तो मैं आपसे यहाँ पे बोर्ड पे आके लिखवा देता। जो मेरी क्लास वाले बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो भली बात ही जानते हैं कि वो कैसा एक्सपीरियंस होता है। इधर बात करूँ मैं तो देखो, पहला वाला बेटा मांगे, या इस ब्लॉक का दूसरे ग्रुप का, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो देखो बच्चों, दो जन हो चुके हैं, हे लीना की रबड़ी सस्ती फ्रेश, दूसरा क्या, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अब मैं क्या करता हूँ, इस ग्रुप को पहले यहाँ पे कर देता हूँ, पी ब्लॉक को, देन डी ब्लॉक के को कर लेंगे। सबके सब आज ही करेंगे। प्रैक्टिस चाहे आप ऐसा करें कि कम से कम एस और पी ब्लॉक की अभी रखें, डी ब्लॉक की धीरे धीरे करके डेली प्रैक्टिस करते रहें। फिर अपन कोई ना कोई ग्रुप के अंदर या किसी ना किसी तरीके से आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, या मोबाइल से या व्हाट्सएप पर या फिर टेलीग्राम पे, कहीं ना कहीं हम लोग अपना एक कनेक्शन मान देंगे, जहाँ मैं कुछ ना कुछ टेस्ट देता रहूँगा जिसके अंदर बार बार आप लोगों से जो भी चीज़ें मैं सिखाता हूँ उन सबको प्रैक्टिस करवाता रहूँगा। डन। तो बच्चों अब देखो मैं यहाँ पे करवाता हूँ, क्या है, बैंगन आलू गाजर। ग्रुप 13 की बात कर रहे हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट का पहला बंदा।
बैगन आलू गाजर इन थैला, राइट। देन केमिस्ट्री सर गेट्स सन की प्रॉब्लम। उसके बाद न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। उसके बाद ओ स्टाइल से टी पियो। देन फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट। उसके बाद बच्चों हीना नीना और करीना की जेरोक्स कौन दिखती है? रानी मुखर्जी। या फिर आप हे नीरज आओ करें एक्सरे, जैसे याद करना चाहो वैसे याद कर सकते हो। मैं वापस रिपीट करता हूँ, बैगन आलू गाजर इन थैला, केमिस्ट्री सर गेट सन की प्रॉब्लम, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ओ स्टाइल से टी पियो। टी माने चाय, चाय पीने के लिए बोल रहे हैं तो ओ स्टाइल से चाय पियो, है ना, ऐसे ही मत पियो। उसके बाद फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट। देन हीना नीना और करीना की जेरोक्स कौन दिखती है आपको? रानी मुखर्जी। तो बहुत बढ़िया बच्चों, यहाँ पे मैंने एस और पी ब्लॉक निपटाए। अब मैं डी ब्लॉक निपटाता हूँ और आपको कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ बताते रहूँगा। यहाँ पे हम बात करते हैं सचिन तेंदुलकर, वेरी क्रिएटिव मैन। फिर कोई नई सेंचुरी जमाएगा। देखो जिस ट्रेंड में मैं आपको बता रहा हूँ ना, यहाँ पे देखो मैं पीरियड वाइज स्टडी करवा रहा हूँ और यहाँ पे मैं ग्रुप वाइज करवा रहा हूँ। ऐसे ही आपको 11th और 12th क्लास की केमिस्ट्री स्टडी करवाएगी, राइट, भरोसा रखो मेरे पे। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या बोला, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रिएटिव मैन, फिर कोई नई सेंचुरी जमाएगा। अगले बंदे पे बढ़ते हैं और यहाँ पे आप क्या करते हो, यारी दोस्ती निभाने की बात करते हो। तो आपकी कुछ देखो मैं कंडीशन बताता हूँ। आप क्या बोलते हो, यारी निभा। कितनी निभा? जरा सी निभा। आप बस ऐसा बोलते हो अपने एक दोस्त को, यारी जरा सी निभा। वो पूछता है कब तक, तो बोलता है जरा सी निभानी है, लेकिन कब तक? मौत तक। कंडीशन क्या है, अगर मेरे रास्ते में कोई रुकावट पड़े तो तू आगे से कूद जाना। आपको एक दो बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आएगा। तभी मैंने डी ब्लॉक का आपको थोड़ा लेट याद करने के लिए बोला है, बट मैं करा भी रहा हूँ। क्या है? यारी जरा निभा। यारी जरा निभा, ये आपने अपने किसी दोस्त से बोला। कब तक? तो आंसर क्या है? मौत तक। फिर क्या है? रुकावट रहा पड़े तो आगे से कूद जा, है ना। रुकावट रहा पड़े, मेरे रास्ते में कोई रुकावट पड़े तो तू आगे से कूद जा। डन। तो देखो वापस बोलते हैं, यारी जरा निभा मौत तक। मतलब दोस्त ने पूछा कब तक, आपने क्या बोला? मौत तक। कंडीशन क्या है? रुकावट मेरे रास्ते में पड़े, मतलब रुकावट रहा पड़े तो आगे से कूद जा। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, आप है ना गुंडे बन जाते हो और हफ्ता मांगते हो, और हफ्ता ना देने पर लोग तो बोलते हैं इधर उधर पिटाई होगी, आप बोलते हो उधर इधर पिटाई होगी। आओ समझाता हूं, आप क्या बोलते हो? ला हफ्ता, ला हफ्ता वरना रे, है ना। ला हफ्ता वरना रे उधर इधर, उधर इधर पिटाई और होगी। ठीक है, ये ऑस्मियम और इरिडियम। तो आपने क्या किया? उधर इधर बोला, ना कि इधर उधर बोला। और पहले और होगी, मतलब कि पहले तो पीट चुके हो, अब वापस पिटाई करने की बात करते हो। तो क्या है? ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। जनरल बेटा छोटी छोटी सी बातें अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर इस पीरियोडिक टेबल को लेकर। सबसे पहले आपके हर्डल को मिटा देता हूँ, जिसे आप कहते हो एटॉमिक नंबर याद करने की बात। तो एटॉमिक नंबर अभी के अभी मैं याद करा देता हूँ। देखो याद करने की टेक्निक बड़ी आसान है। कैसे? कि बच्चों आप लोगों ने पहले बचपन में 2n स्क्वायर रूल तो पढ़ा होगा। हाँ, 2n स्क्वायर रूल बोर एटॉमिक मॉडल में, बस उसी का छोटा सा यूज कर रहा हूँ। कैसे आता है, क्या आता है, इस सब चीज को एटॉमिक स्ट्रक्चर में डील करवाऊंगा। एक एक चीज लेयर बाय लेयर आपकी क्लियर करवाऊंगा हर एक चैप्टर के अंदर। लोड मत लो, आपकी केमिस्ट्री सबसे आसान सब्जेक्ट होने वाला है और आपका सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट होने वाला है, क्योंकि मैं सुपर 30 फैकल्टी सुमित शर्मा आपको वो कंटेंट दूंगा जो कि मैं 30 बच्चों को देता हूं, जो कि 30 के 30 IIT को क्रैक कर देते हैं। तो आप IIT की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, या फिर अपने बोर्ड्स की तैयारी क्यों नहीं कर रहे, ये जो लेक्चर्स होंगे ये आपका परफेक्शन ला देंगे। तो बच्चों अगर मैं n की वैल्यू मान लो 1 रख दूं तो वैल्यू क्या आएगी? 2। n की वैल्यू 2 रख दूं तो वैल्यू क्या आएगी? 8। n की वैल्यू 3 रख दूं तो 3 से कितना हो गया? ये 3 का स्क्वायर 9 और ये कितनी आ गई? 18। n की वैल्यू 4 रख दूं तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 कितना आ गया? 32। आप क्या करो, बस 2 को छोड़कर जो भी मिले उसे 2-2 बार रिपीट कर देना। ठीक है, ऐसे कुछ। यहाँ पे क्या? 2, 8, फिर से 8, फिर 18,
फिर से 18 एंड देन 32। नीचे होता तो वापस 32 कर देते। डन। अब बच्चों यहाँ से हम लोग एटॉमिक नंबर लिखना और सिखा रहे हैं आपको। हीलियम को आपने 2 एलोकेट किया, 2 + 8 कितना हो गया 10, 10 + 8 कितना हो गया 18, 18 + 18 कितना हो गया 36, 36 + 18 कितना हो गया 54, 54 + 32 कितना हो गया 86। ये सारी यूनिट गैसेस के आगे एटॉमिक नंबर। अब दूसरे जन के भी एटॉमिक नंबर पे आते हैं। अभी ये भी डील बताऊंगा कि एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, किसका क्या क्या ट्रेंड होता है। देखो ये 2 था तो ये कितना होगा 1, ये 2 था तो ये कितना होगा 3 और ये 4। पहले इनको मैं निपटा देता हूँ, फिर डी ब्लॉक और इस तरह से प्रोसीड कर देंगे। डन। ये कितना था आपका 10 था तो इसका कितना होगा 11, इसका कितना 12। उसकी बात करूँ तो 18 है तो कितना होगा 19 और 20। उसकी बात करूँ तो कितना है बच्चों 36 तो ये कितना होगा 37 और 38। वो 54 तो ये 55 और 56। वो 86 तो ये कितना होगा 87 और 88। डन। अब देखो बच्चों इधर से भी लेके चलते हैं, बैक काउंटिंग कर दूं, ठीक है। एक काम करूं, इसके बाद एक एक और प्रोसीड कर देता हूं, कुछ चीज़ बतानी है इसीलिए। ये 20 है तो ये कितना होगा 21, 38 है तो ये कितना होगा 39 और ये 56 है तो ये कितना होगा 57। अब मैं यहाँ से बैक लेके जाता हूँ, ये 10 तो 9, 8, 7, 6, 5, 17, 16, 15, 14, 13, 36 है तो 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22 इस तरह से, ठीक है। मैं इस तरह से लेके जा रहा हूँ। बच्चों आप लोग ये मत सोचो कि आपको पीरियोडिक टेबल याद करने की जरूरत पड़ जाएगी एटॉमिक नंबर में। आप फटाफट से मेरी ट्रिक की मदद से ऐसे ही गैस कर पाओगे। भरोसा तो रखो, धीरे धीरे करके चलते जाना है। अभी तो आप लोगों को हर एक चीज़ ड्रॉ करनी है जो भी मैं बताता हूँ। 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41 और 40। देखो एज इट इज बिल्कुल मैच कर रहे हैं। यहाँ पे 39 था तो यहाँ 40 आ रहा है। अब देखो कुछ गड़बड़ आएगी, ये 86, 85, 84, 83, 84, ठीक है, सॉरी 83, 83 के बाद 82, 81, देन 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73 और 72। आप बच्चों यहाँ पर देखोगे ये 57 के बाद डायरेक्ट जंप करके कितना आ गया 72। तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स का गैप है। जो इन एलिमेंट का गैप होता है इसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक, प्यार से एस ब्लॉक। क्यों बोलते हैं? हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे ये वाली डीलिंग भी कर लेंगे। इसको हम बोलते हैं डी ब्लॉक। हालांकि इसके अंदर भी दो वैरायटी होती हैं, एक डी ब्लॉक भी होते हैं और कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट भी रहते हैं। तो दोनों के बीच में एक बहुत बारीक सा अंतर है, उसे भी मैं आपको बताऊंगा, अभी नहीं, पीरियोडिक टेबल के टाइम पे। ये इसे आप बोलते हो पी ब्लॉक। अब एक और जो यहाँ पर गैप है, लेंथेनम के जस्ट बाद जो गैप है, यहाँ पर जो आपके 14 एलिमेंट समाते हैं उनको आप बोलते हैं लेंथेनॉइड्स, या फिर आप यहाँ पर बोलते हो एफ ब्लॉक। हालांकि एफ ब्लॉक के अंदर दो जन होते हैं। इसके बाद वाली सीरीज आएगी उसमें आएगा एक्टेनम, और उसके बाद वाले 14 एलिमेंट को हम लोग बोलेंगे क्या, एफ ब्लॉक। एक बात याद रहे, ये जो लेंथेनम है ये डी ब्लॉक का हिस्सा है। इसके बाद वाले जन, ताकि हमें ये पता चल जाए, तो ये बाद वाले जो 14 जन होंगे इनको हम क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक। जनरल छोटी छोटी जानकारी देखो एटॉमिक नंबर पे। अब बच्चे कोई बोले कि नहीं सर मैं इतने ही कैसे टेबल बनाऊंगा एटॉमिक नंबर जानने के लिए। वैसे तो देख बड़ा आसान होता है, तो हीना नीना और करीना की जेरोक्स रानी मुखर्जी लिखते ही इस सब को ड्रॉ कर सकते हो। वरना फिर बेटा अगर तुम्हें जैसे बोरोन का याद है तो बोरोन का है 5, इसमें 8 ऐड करोगे तो कितना हो गया 13। इसके अंदर आप 18 ऐड करो तो कितना हो गया 31। इसमें आप वापस 18 ऐड करो तो कितना हो गया 49। आप इसमें 32 ऐड करो तो कितना हो गया 81। तो आप एक सीरीज से दूसरी सीरीज पे बड़े आराम से और बड़ी ही आसानी के साथ प्रोसीड कर पाओगे। डन बच्चों। तो ये देखो मैंने आपको एटॉमिक नंबर की बात बताई। एटॉमिक नंबर होता क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गलत हो गया आपसे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता। आओ तो मैं समझाता हूँ। आप लोगों ने बचपन में कुछ ऐसा देखा होगा कि Na11 है,
राइट। 11 क्या है इसका एटॉमिक नंबर। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, एक बार Na+ और बना देता हूँ। मुझे बताओ इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपके 11, यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 11। अब सिंस यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया यानी कि जो नेगेटिव वाला बंदा है वो बाहर निकल गया है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रह गए हैं आपके 10। तो बॉस एक ये छोटी सी बारीक सी बात है जिसे आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री करके एक आपका चैप्टर आएगा, बड़ा इस्तेमाल करोगे कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो केवल और केवल क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही एक एलिमेंट की असली मायने में आइडेंटिटी होती है, क्योंकि जो उसका एटॉमिक नंबर होता है वो अलग अलग होता है हर बंदे का, मास नंबर फिर भी आपका सेम हो सकता है। याद आ रहा है क्या, आइसोबार, वहां पर भी लेके चलता हूं बच्चों। तो देखो एक बात मुझे पता चली कि जो एटॉमिक नंबर है हर एलिमेंट का जो मैंने निकालना सीखा वो क्या होता है, उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बताता है, ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो क्योंकि वो अगर न्यूट्रल है तो दोनों जन बराबर होंगे ही, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो जस्ट उसका क्या है, एक इफेक्ट है। अब बच्चों एक और बात, यहाँ पर आपके मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स इन तीनों जन को भी डिवाइड किया गया है, उस तक भी लेके चलता हूँ, चलो लेके चल ही लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको एटॉमिक मास और बताता हूँ। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर देखो मेटेलॉइड्स को याद रखने की भी मैंने एक टेक्निक बताई है, कैसे कि खाना आपका पुराना हो गया, बासी हो गया और खाने में थी पूरी सब्जी, तो हम पूरे प्रोसेस पे लेके जाएंगे कि पूरी और सब्जी कैसे बनती है। तो हम इसे ऐसे याद रखते हैं, देखो यहाँ पे बासी क्या है, शिकायत कर रहे हैं, ऐसा तेरा। अब पूरी कैसे बनी है वो बता रहे हैं, आटा, घी, पूरी और सब्जी, इन सबको मिला के, मतलब आटा घी से मिलकर तलकर क्या बनी आपकी पूरी और सब्जी, ये कैसी है, बासी है। तो ये आपके कौन जन हुए, मेटेलॉइड। आओ जरा मैं मेटेलॉइड्स को टिक करता हूँ यहाँ पे, देखो बासी, ये बी, ऐसा, तेरा, आटा, घी, पूरी और सब्जी। डन। एक काम करूं, कोई और दूसरा पेन ले लूं, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ढंग से दिख जाएगा, दूसरा पेन लेता हूं। चलो दूसरे पेन से बताता हूं। तो देखो यहाँ पे वापस किया, बासी, बासी, ऐसा, तेरा, आटा, घी, पूरी, सब्जी। देखो बच्चों अगर आपको एक बार में याद ना रहे तो आपके पास एक बहुत बढ़िया टूल है जिसे आप रिमाइंड ऑफ फॉरवर्ड कहते हो। मैंने कुछ दिन पहले एक सर्वे भी चलाया था अपने चैनल पे कि क्या किया जाए, क्या हम रिकॉर्डेड लेक्चर रखें या लाइव लेक्चर्स रखें। तो बच्चों ने मुझे यहाँ पे बोला कि सर अपन लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर ही रखना चाहिए। रिकॉर्डेड लेक्चर में जाहिर बात है मेरी मेहनत थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, मुझे लेक्चर बनाने के बाद एडिटिंग करना पड़ता है, लेकिन बच्चों ने बोला कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हमें कम से कम समय में मिल जाता है। तो मैंने दोनों अप्रोच रखता हूँ, मैं आपको रिकॉर्डेड पूरा लेक्चर दूंगा, इस लेक्चर के ऊपर बेस्ड जो भी कोई एक शीट होगी जो आप लोगों को सॉल्व करनी होगी, जो जाहिर बात है 1-2 लेक्चर के बाद ही होगी, वो आप लोगों से शेयर करूँगा इधर वाया व्हाट्सअप या किसी भी मीडियम से। जो भी होगा मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको बता दूंगा किस मीडियम से हम लोग उसे शेयर करेंगे। उसके बाद वो जो आपकी शीट होगी वो आप सॉल्व करते हैं और उसका मैं लाइव डिस्कशन आप लोगों से करूंगा, जो भी आपके डाउट होंगे। लेकिन हाँ जाहिर बात है आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो आप मुझे पहले व्हाट्सअप कर देंगे ताकि कुछ हो ना हो वो सारे के सारे डाउट्स मैं कवर करूँ। फिर जो एक्स्ट्रा डाउट जनरेट होते रहेंगे उसे हम लाइव सेशन में लेंगे। तो हम इसे एक तरीके से मिक्सअप क्लास बोलेंगे, एक रिकॉर्डेड जिसके अंदर मुझे जो बताना है पहले मैं वो सारी चीज़ें बता दूंगा। दोस्तों मैं बहुत अप्रोचेबल हूँ और बहुत ही रीचेबल हूँ, आपके कमेंट्स का मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। इवन आप मुझे कमेंट्स करते जाइए कि आपके क्या डाउट्स हो रहे हैं, क्या चीज़ें हैं जिसमें मुश्किलें आ रही हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग दूर करेंगे। इवन आप ही के कमेंट पर मैं बाद में रिप्लाई करके बता दूंगा कि हम किस मीडियम के थ्रू कनेक्ट होने वाले हैं। डन। तो बच्चों देखो मैंने यहाँ पे इनको मेटेलॉइड्स बोला। मेटेलॉइड्स कौन होते हैं, जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों जन की प्रॉपर्टी होती है। तो ये जन है आपके मेटेलॉइड, इसके इधर वाले सारे जन आपके मेटल्स हैं और इधर वाले सारे जन आपके कौन है, नॉन मेटल। जनरल छोटी छोटी बातें कर रहे हैं बच्चों। अब एक और बात आती है यार, एटॉमिक नंबर तो याद हो गए, लेकिन असली में जो काम की चीज है जो आपके मोल कंसेप्ट के अंदर भी काम में आएगा वो क्या है, इसका मास नंबर। क्या होता है इसका मास नंबर? मास नंबर क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स।
हालांकि एटॉमिक मास मैंने नहीं बोला, वहाँ AMU वर्ड और आएगा, तो मैंने सोचा उसे आपको मूल कंसेप्ट में बता दूंगा। तो इन दोनों का सम होता है, तो उसे याद रखने की ट्रिक क्या है, एक जनरल ट्रिक है, लेकिन सिंस वो ट्रिकी है तो वहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी होंगे, तो वो मैं बता दूंगा। 20 तक का आपका काम चल जाएगा। कैसे आप याद रखोगे, अगर आपका एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर, अगर आपका एटॉमिक नंबर इवन है तो आप मास नंबर निकालने के लिए जस्ट उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर वो इवन है तो आपका मास नंबर आ जाएगा। अगर आपका एटॉमिक नंबर जो है वो ऑड है तो आप 2 से मल्टीप्लाई करके +1 कर दोगे। आओ जरा इस ट्रिक की कुछ वैलिडिटीज देखते हैं कि किधर किधर काम कर रही है। आप बोलो 11 है एटॉमिक नंबर, ऑड है कि इवन है? अबे ये तो पता है ना, हाँ क्या है, ऑड है। वेरी गुड। तो ये अगर ऑड है तो इसका एटॉमिक नंबर तो इसका मास नंबर निकालने की टेक्निक क्या है, 11 मल्टीप्लाइड बाई 2 + 1 कितना हो गया, 22 + 1 दैट इज इक्वल टू 23। और ये बिल्कुल एक्यूरेट है, यही आता है। ठीक है बच्चों, अब देखो अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम कितना है, 12 है, इवन है ऑड है, इवन है, तो क्या करना है, बस मल्टीप्लाइड बाई 2, बोलो कितना हो गया, 24। डन। अगर मैं इधर से किसी की बात करूं, जैसे बोरॉन है, कितना है, 5 है, ऑड है, इवन है, ऑड है, तो ऑड है तो क्या करने का, मल्टीप्लाइड बाई 2 + 1, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 10, 10 + 1 कितना हो गया, 11। डन। कार्बन है, इवन है, ऑड है, इवन है, तो कितना हो गया, 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 12। राइट। तो देखो यहाँ पे मैं सबके लिए वैलिड है। अब मैं उनको ले लेके चल लेता हूँ कि किसके लिए ये वाली ट्रिक आपकी वैलिड नहीं है, तो एक एक करके बता देते हैं। हाइड्रोजन के लिए वैलिड नहीं है, H का 1 और 1 होता है। नाइट्रोजन के लिए वैलिड नहीं है, यहाँ पे 14 होता है। आपकी ट्रिक के हिसाब से आंसर आना चाहिए था 15, लेकिन एक्चुअल में कितने होते हैं, 14 होता है इसका मास नंबर। और बता देते हैं, आपके क्लोरीन का आपने सीखा होगा 35.5 होता है। वो क्यों होता है उसे भी मैं बता दूंगा, लेकिन कितना लिखोगे आप, 35.5 लेकर चलोगे। आर्गन की अगर बेटा मैं बात करूं तो आर्गन का हम लोग लेते हैं 40, जबकि आप कैल्शियम का ट्रिक के हिसाब से निकालो तो आता है 40। इसका बिल्कुल सही है 40, लेकिन आर्गन का भी 40 आता है। इसको बच्चों आप लोगों ने एक और जगह पढ़ा होगा जिसे आप बोलते हो बचपन से आइसोबार। आओ मैं आइसोबार तक भी लेके चलता हूँ, लेकिन पहले इन चीज़ों को बता दूं कि कौन कौन से एक्सेप्शन और बैठ सकते हैं। और बेरिलियम इसका होता है 9, बाकी सब जगह आपकी ट्रिक चल जाती है। यही कुछ एक्सेप्शन थे 20 तक के एलिमेंट में जहां आपकी ट्रिक नहीं चलती है। शब्द आ गया आइसोबार, तो मेरा फर्ज बनता है आपको आइसोबार और कराना। दोस्तों एक और बात बता देता हूं कि जैसे जैसे ये टॉपिक्स खत्म होते हैं आप फटाफट से लिखते हो अपनी नोटबुक में। अगर आप लिखोगे नहीं और इसे एज अ मूवी देखोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आप अभी के अभी वीडियो बंद कर सकते हो, जा सकते हो, आप कुछ नहीं सीख कर जाओगे। अल्टीमेटली यहाँ पर आपको जितनी भी मैं चीज़ें बताऊँ वो आपको बड़े अच्छे से लिखनी पड़ेगी। तो सिंस आज हम लोगों का पहला लेक्चर है, तो आज के दिन आप लोगों को कई सारी चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को अगर ये लेक्चर्स देखने हैं तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा। दोस्तों मैं आप लोगों से PDF भी शेयर कर सकता हूँ, कोई मतलब नहीं बैठेगा PDF का। आप लोगों को सिखाना मेरा एम है, और सीखने का सही तरीका ये होता है कि आप लोग एक एक चीज़ लिखो। लास्ट में जाके जब ये चैप्टर खत्म होगा तो मैं पूरे थ्रू आउट जितने भी चैप्टर में मैंने चीज़ें पढ़ाई है उसकी PDF भी आपको संभाल दूंगा। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने कुछ बातें बताई आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर के। अब मैं पहुंचता हूं आपके आइसोटोप आइसोबार की कहानी पे। तो लेके चले आइसोटोप आइसोबार पे। तो एक काम करता हूं, मैं इतने पार्ट को हटा दूंगा, यहीं पे आइसोटोप आइसोबार आइसोस्टर्स वो सारी चीज़ें बता दूंगा और उसे याद करने की टेक्निक और बताता हूँ। फिर उसके बाद हम पीरियोडिक टेबल पे और भी अभी चर्चा करेंगे, देन अपने चैप्टर में प्रोसीड करेंगे। तो बच्चों ये वाला पार्ट अच्छे से नोट कर लो। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को उसी शब्दों पे लेके चलता हूँ जो शब्द मैंने आपसे बोले थे। कुछ शब्द आपने बचपन में सीख भी लिए होंगे, जैसे आइसोटोप्स होता है एक होता है आपका आइसोबार्स, एक होता है आपका आइसोटोन्स, एक होता है आइसोस्टर्स, एक होता है आइसो डायाफर्स, ठीक है, और एक होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। बच्चों ये जो मैंने जितने भी नाम बोले, इवन ये सारे के सारे नाम आप एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के अंदर जाकर पढ़ने वाले हो, और मैं ही आप लोगों को पढ़ाऊंगा।
बट मैंने जैसे बताया आज का जो लेक्चर है वो है आपका फर्स्ट स्टेप इन केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में आगे बढ़ने से पहले किन चीज़ों को आपको पहले एक बार सुन लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, ताकि आगे की आपकी केमिस्ट्री आसान हो जाए। इसे देखो याद करने की मैंने एक टेक्निक बना दी है। हाँ, इसकी भी मेरे पास एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है कि मैंने इनके नामों में ही इसकी जो भी डेफिनेशन है उसे छुपा दिया। देखो समझाता हूँ कैसे। कोई भी एलिमेंट है, जैसे मैंने यहाँ पर एलिमेंट लिखा है, आपने ये देखा होगा कि नीचे मैंने उसका एटॉमिक नंबर लिखा है और ऊपर क्या लिखा है, मास नंबर। डन। तो आइसोटोप वो है जिसकी टोपी में गड़बड़ है, यानी कि जिसके टॉप में गड़बड़ है वो क्या है, आइसोटोप है। यानी कि जिसका मास नंबर अलग है बट एटॉमिक नंबर सेम है, उससे हम क्या बोलेंगे, आइसोटोप। तो बेसिकली आइसोटोप क्या है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एग्जाम्पल, जैसे हाइड्रोजन के कुछ आइसोटोप्स बोल देता हूं। और आपको इतनी बात तो पता ही है कि जब तक बंदे का एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होगा उसका एलिमेंट चेंज नहीं होता। डन। अब बात करते हैं आइसोबार की। तो बच्चों आइसोबार क्या है, बस यहाँ पे ही इसकी ट्रिक बना दी। जिसकी बेस में गड़बड़ है वो क्या है, आइसोबार है। यानी कि सेम मास नंबर बट डिफरेंट बेस, यानी कि डिफरेंट एटॉमिक नंबर इज नोन एज आइसोबार। तो आइसोबार को बोलते हैं सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एग्जाम्पल जैसे अभी लिया था मैंने, आर्गन का ले लेता हूँ ये 18 और 40, और कैल्शियम का ले लेता हूँ 18 और 40। जैसे आपको इसका मास नंबर भी याद रहेगा। इधर बात करें आइसोटोन्स, चलो पहले आइसोस्टर्स की बात कर देते हैं। आइसोस्टर्स नाम से ही पता चलता है कि कुछ बहनों की बातें हो रही है, सिस्टर्स की बातें हो रही है। और दो बहनों में कुछ कॉमन हो ना हो, एक चीज जरूर कॉमन होगी, उनकी माँ। और हमारे महाराष्ट्र में माँ को क्या कहते हैं, आई। क्या कहते हैं, आई। वेयर ए स्टैंड फॉर एटम्स एंड ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन्स। डन। तो ये वो हैं जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। एग्जाम्पल बताता हूं बच्चों आपको। जैसे कोई एक ऐसा ले लेता है, CO और NO प्लस। बताओ नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 2 2। चलो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बताते हैं। कार्बन है 6 एटॉमिक नंबर है, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 6। 8 एटॉमिक नंबर, 8 इलेक्ट्रॉन, 6 + 8 कितना हो गया, 14। इसके पास कितने, 7 7 + 6 15, एक निकल गया तो बचे कितने, 14। तो सेम नंबर ऑफ एटम एज वेल एज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो तो उन्हें हम बोलेंगे बहनें, यानी कि अपना आइसोस्टर्स। डन। अब है आइसो डायाफर। देखो इनके नाम में ही मैंने ट्रिक छुपा रखी है। डाया माने आप लोग बोल दोगे डिफरेंस, और जब भी कोई बंदा आपसे डिफरेंस निकालने के लिए पूछे तो आप बोलना नो प्रॉब्लम, निकाल देंगे डिफरेंस। यानी कि यहाँ पे कोड वर्ड क्या है, सेम डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। यानी कि ये वो होंगे जिसके लिए n-p की जो वैल्यू होगी वो बिल्कुल सेम होगी। एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, ये भी देखो एक एग्जाम्पल ही है आपका। जैसे कि अगर बच्चों हम लोग बात करें कि जैसे कि ऑक्सीजन 8 है और ये 16 है, तो बताओ इसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हुए, 16। तो अगर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 16 है और प्रोटॉन 8 है तो न्यूट्रॉन कितने हुए, 8। 8 - 8 कितना हुआ, 0। तो इसमें कितना रेशियो है, 0। ऐसे ही अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं 7 और 14, तो 7 और 7, 7 - 7 कितना हो गया, 0। तो सेम ही रेशियो आ रहा है ना। तो और भी इसके ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये H1 और 3 है। बताओ बच्चों इसमें प्रोटॉन के नंबर कितने हैं, 1 है। बताओ इसके अंदर न्यूट्रॉन के नंबर कितने हैं आपके, न्यूट्रॉन के नंबर कितने होंगे, 2, क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ही तो है ये वाला। तो 2 है, 2 - 1 = कितना आ गया, 1। अब मान लो कार्बन का ले लूँ, C6 और 13 ले लेता हूँ। अब बताओ इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं, 6 हैं। न्यूट्रॉन कितने हैं आपके, 7 हैं। तो 7 - 6 = कितना आ गया, 1। तो ये सारे के सारे जन एक दूसरे के कैसे हैं, आइसो डायाफर है। आ जाते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक पे। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो बहुत आसान है।
ये वो है जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, इसका नाम ही बता देता है। तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाले बंदे को हम लोग क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। डन बच्चों। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक वो हैं जिसके अंदर क्या हो, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, इवन इसका एग्जाम्पल H2O और आर्गन भी हो सकता है। इसके पास भी 18 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 18 इलेक्ट्रॉन। तो एक बात तय है, जो भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब जितने भी आइसोस्टर्स हैं वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो होंगे ही होंगे, लेकिन सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसोस्टर्स हों इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो कंडीशन है आपकी, एटम्स भी सेम, इलेक्ट्रॉन्स भी सेम, जबकि यहाँ पे केवल इलेक्ट्रॉन्स की ही सेम की बातें कर रहे हैं। आइसोटोन्स नाम ही बता देगा, आपको टोन वर्ड यूज करने के लिए अपनी नाक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नाक माने नोज, और नोज के अंदर वर्ड क्या आता है, एन। तो आपको एक बात है कि टोन वर्ड बोलने के लिए अपनी नोज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, नोज फॉर एन, यानी कि ये वो है जिसके अंदर क्या हो, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो। क्या हो, न्यूट्रॉन्स। N फॉर नोज एंड N फॉर न्यूट्रॉन्स। एग्जाम्पल जैसे H13 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 2, या फिर He2 और 4 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 2। तो ये वो है जिसके अंदर क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो बच्चों मैं क्या है, चीज़ों को बस आपको बताते जा रहा हूँ, जितनी भी चीज़ें आएंगी आने वाले समय में। तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ज़रूरी लेक्चर होने वाला है। अब एक और बात पर डील कर लेते हैं। आप लोगों ने बचपन में एक चीज़ सीखी होगी जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? जब दो एलिमेंट एक दूसरे के साथ कंबाइंड हो। अच्छा, यहाँ पे कंबाइंड होना जरूरी है, ऐसा नहीं है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अलग चीज़ थी, इलेक्ट्रॉन का ऐड होना वो अलग है। यह है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब दो एलिमेंट को एक दूसरे के साथ कंबाइन किया तो एक एलिमेंट की टेंडेंसी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने की, और दूसरे की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी। अब ये जो टेंडेंसी होती है, जब मैं अलोंग द पीरियड मूव करता जाता हूँ तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो इंक्रीज होती जाती है। आप लोगों को पता है ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपका शेल तो रहता है सेम, ठीक है, और वो सेम शेल के अंदर जैसे ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते चले जाते हैं तो उनकी पावर अच्छी हो जाती है और वो पुल करने लग जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, जिसकी वजह से आपका एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज। और एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने की पावर क्या हो जाती है, इंक्रीज। और उसी इलेक्ट्रॉन की पुल करने की पावर को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? बेसिकली मैं यहाँ पे बोल ही देता हूँ, लिखने की जगह नहीं है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट to pull the shared pair of electrons from other element is known as electronegativity, right? तो एक बात तय है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी along the period आपकी क्या होगी, इंक्रीज, एंड डाउन द ग्रुप जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का होल्ड कमजोर होता जाएगा, और डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज। आप लोगों को जनरली कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करने के लिए बोलेंगे, जिसके ऊपर एक स्केल भी आएगा जिसे आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ोगे। बट जैसे मैंने बताया इस चैप्टर में मैं आपको सारी चीज़ें पहले ही बता दूंगा ताकि आप बहुत अच्छे से एकदम यूज़ कर पाओ हर एक टेक्निक को। तो वो है क्या, उस स्केल के अंदर मैं कुछ जन को कंपेयर कर रहा हूं जो सबसे ज़्यादा आपके इस्तेमाल आएंगे। वैसे आप देख सकते हो अलोंग द पीरियड आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़नी है एंड डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटनी है। लेकिन मैं स्केल बता देता हूं क्या है। फोन कौन रखता है, कुल भिखारी ऑफ इंडिया। देखो ऐसे भिखारी जो कि फ़ोन रखते हो, मैं और आप उनको चोर बोलेंगे। भाई अगर आपके पास फ़ोन खरीदने के लिए पैसे हैं तो आप भीख क्यों मांग रहे हो? भीख तो आदमी को तब मांगी जाए जब उसके पास खाने को पैसे ना हो। तो मैं उनको बोलता हूँ कूल भिखारी ऑफ इंडिया। तो पहले हमने क्या बोला, फ़ोन कौन रखते हैं, कूल भिखारी ऑफ इंडिया। ये सब चोर हैं, फिर भी हैं। आप और मैं इस बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते, वरना फुकट के ट्रोल हो जाएंगे। तो देखो मैं क्या बात करता हूँ, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। फ़ोन कौन है, कूल भिखारी ऑफ इंडिया, सब चोर फिर भी हैं। आप और मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकते। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा से कम की ओर, यानी कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, कार्बन, फास्फोरस और हाइड्रोजन। ये मैंने आपको एक और ट्रेंड बताया। आप बोलो इतनी सारी सीरीज कैसे याद रहेंगे? बच्चों आप एक एक करके लिखते रहो, मैं आपको थ्रू आउट केमिस्ट्री में इन सारी सीरीज को यूज़ करवाता रहूँगा। हालांकि अभी भी कुछ और बातें बचती हैं, बट धीरे धीरे करके करेंगे। तो पहले मैंने आपको एक बेसिक आपका ग्राउंड तैयार किया, जिसके बाद हम लोग रेडॉक्स चैप्टर के अंदर आगे प्रोसीड कर सकते हैं। और चैप्टर को समझने के लिए हमारे पास
समझ आ भी चुकी है। तो आज का जो लेक्चर है उसे मैं यहीं पे एंड करता हूँ, जिसे आप बोलोगे फर्स्ट स्टेप इन केमिस्ट्री। आप कोई भी चैप्टर पढ़ने जा रहे हो, आपको ये वाला पार्ट पढ़ना ही पड़ेगा जो मैंने बताया। बड़े अच्छे से बताने की आपको कोशिश की है, कुछ ट्रिक्स बताई हैं। अब मैं बस इसी के बाद अपना रेडॉक्स चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। हालांकि रेडॉक्स चैप्टर को भी मैं आपको पूरी तरह से नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ पे, इक्विवेलेंट मास और ये सब कुछ, क्योंकि उसके लिए मैंने एक अलग चैप्टर बना दिया है जिसको आप बोलोगे वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशंस। उस पूरे चैप्टर के अंदर मैं अच्छे से आपको वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर इक्विवेलेंट मास और ये सारी टर्म्स बताऊंगा, जितने भी कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके रेडॉक्स में। बट उसे एज अ होल दूसरा चैप्टर बनाया है जिसे हम मोल कंसेप्ट चैप्टर के बाद डिस्कस करेंगे। तो आप देखना जैसे जैसे मैं बढ़ाता जाऊँ, अगर आप वैसे वैसे चलते रहे तो केमिस्ट्री आपकी बहुत आसान होने वाली है। दोस्तों इस पार्ट को नोट करो, और जैसे कि मेरी आदत रहती है, आपको नहीं पता तो हो जाएगी। तो हम लेक्चर का जब भी अंत करते हैं तो हम हमेशा बोलते हैं जय हिंद, जय गृह भारत। आप इसे नोट कर सकते हैं।